ये वतन का राग। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले की। एक बार अध्यापक ने कक्षा के सब लड़कों को गणित का एक प्रश्न घर से हल करके लाने के लिए दिया। दूसरे दिन एक विद्यार्थी के सिवाय कोई और लड़का उस सवाल को हल करके नहीं लाया। ये देखकर अध्यापक उस विद्यार्थी से बहुत खुश हुए और उसे कक्षा में सबसे आगे बैठने को कहा। लेकिन इतना सुनते ही वो विद्यार्थी फूट फूट कर रोने लगा। अध्यापक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, तुम तो कक्षा के सबसे होशियार लड़के हो, फिर तुम रो क्यों रहे हो? बालक की हिचकियां बंध गईं। उसने कहा, मैं कक्षा में सबसे आगे बैठने लायक नहीं हूं। यह सवाल मैंने दूसरों की मदद से किया है। आगे बैठकर मैं अपने साथियों का हक नहीं छीनूंगा। श्रोताओं, इस सत्यवादी बालक का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। उनके बचपन की इस छोटी सी घटना से ही उनके उज्जवल चरित्र का पता चल जाता है। गोपाल जी का जन्म 9 मई 1866 को चिपलून तालुके रत्नागिरी जिले के कोतुलुक नामक ग्राम में हुआ था। वो ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और उनकी मातृभाषा मराठी थी। उनके पिता का नाम कृष्णराव श्रीधर गोखले और माता का नाम सत्यभामा बाई था। कृष्णराव गरीब होते हुए भी बहुत ईमानदार और स्वाभिमानी थे। उनके इस चरित्र का प्रभाव गोपाल पर शुरू से ही पड़ा था। श्रोताओं, अभी वक्त है एक देशभक्ति गीत को सुनने का और उसके बाद जानेंगे गोपाल जी के स्वाभिमान से जुड़ी एक घटना। आओ आगे आओ, आओ आगे आओ, आओ आगे आओ, आओ आगे आओ, जश्न आज़ादी मनाओ, प्यार के तराने गाओ, आओ आगे आओ, आगे आओ। तपती रेतों पर यूं जिस्म झुलसते रहे, माओ के लखते जिगर तड़पते रहे। मंजूर नहीं था भारत माँ का ये अपमान। हंसते हंसते वो फांसी पर चढ़ते रहे, चढ़ते रहे, चढ़ते रहे। दिल में अपने एहसास जगाओ, आओ आगे आओ, आओ आगे आओ। लुटाई थी जिनने अपनी जवानियां, लगती क्यों है हमें ये कहानियां। हकीकत है ये, इसको भी तुम मान लो। भूलते जा रहे हैं जो कुर्बानियां। याद करो और याद कराओ, याद करो और याद कराओ। आओ आगे आओ, आओ आगे आओ। भूख में किस तरह से बचपन पल रहा, कलियों को जालिम में से मसल रहा। क्या यही चाही थी हमने आजादी, नफरतों से सारा शहर जल रहा, जल रहा, जल रहा। चलो प्यार की गंगा बहाओ, आओ आगे आओ, आओ आगे आओ। जो न होते ऐसे शहीद, होते
आगे आओ आओ आगे आओ आओ आगे आओ आओ आगे आओ जश्न आज़ादी मनाओ प्यार के तराने गाओ आओ आगे आओ आगे आओ। एक बार बालक गोपाल स्कूल के मेस में भोजन कर रहे थे। उन्होंने परोसने वाले से दही मांगा तो उसने कहा, जो लड़के दही के 8 आना महीना देते हैं, दही उन्हीं को परोसा जा सकता है। गोपाल निर्धन होने के कारण 8 आना महीना नहीं दे सकते थे, लेकिन उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ही कह दिया, ठीक है, मैं 8 आने दूंगा तो मुझे दही परोसो। गोपाल ने कहने को तो कह दिया, लेकिन उन्हें इतना कम पैसा मिलता था कि एक पाई भी इधर उधर नहीं कर सकते थे। उन्होंने महीने में कई दिन एक वक्त ही खाना शुरू कर दिया और इस तरह दही के पैसे निकाल दिए। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने पर गोपाल को 10 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई गोविंद के साथ कोल्हापुर के एक स्कूल में भेज दिया गया। अभी उन्हें यहां पढ़ते 3 वर्ष ही बीते थे कि उनके पिता का देहांत हो गया। अब गोविंद के सामने स्कूल छोड़ने और छोटी मोटी नौकरी करने के सिवाय और कोई चारा नहीं था। उन्होंने कोल्हापुर राज्य में 15 रुपए मासिक की नौकरी कर ली। इन 15 रुपयों में से 8 रुपए वो गोपाल की पढ़ाई के लिए भेज देते थे। इन्हीं 8 रुपयों में गोपाल को अपनी पढ़ाई और भोजन का सारा खर्चा चलाना पड़ता था। वो खुद ही भोजन पकाते और दिन में केवल एक बार खाते। वो रात को लैंप जलाने के लिए तेल भी नहीं खरीद सकते थे। वो सड़क पर लगे हुए लैंप के नीचे बैठ जाते और वहीं रात भर बैठकर अपना पाठ याद किया करते। श्रोताओं, उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी। वो एक बार जो पाठ पढ़ लेते वो उन्हें तुरंत याद हो जाता। अंग्रेजी के कई प्रसिद्ध ग्रंथ उन्हें जुबानी याद थे, इसलिए अंग्रेजी भाषा पर भी उनका पूर्ण अधिकार हो गया था। श्रोताओं, इसी तरह से और भी कई घटनाओं पर और भी कई बातों के द्वारा हम उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालेंगे, लेकिन अभी वक्त है एक देशभक्ति गीत सुनने का। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे ज्योत्सना पुलकितयामिनी कुसुमित द्रुमदल शोभिनी शुभ्र ज्योत्सना पुलकितयामिनी कुसुमित द्रुमदल शोभिनी
सुखदां वरदां मातरम्। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजैधृत खर करवाले। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजैधृत खर करवाले। केवले मातुमी अबले बहुबलधारिणी, नमामि तारिणी त्रिपुरलवारिणी मातरम्। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। श्रोताओं, गोपाल जी ने मैट्रिक पास किया और कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज में दाखिल हो गए। यहां से उन्होंने पूना के दक्खन कॉलेज में दाखिला लिया और फिर बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से डिग्री प्राप्त की। वो गणित में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुए और उन्हें 20 रुपए प्रतिमास छात्रवृत्ति मिलने लगी। कुछ ही दिनों बाद उन्हें पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में सहायक अध्यापक का पद मिल गया। यहां उन्हें 35 रुपए मासिक वेतन मिलता था। अब उनके भाई गोविंद का आर्थिक भार कुछ हल्का हो गया था। गोपाल उन्हें बहुत प्यार करते थे और उनका एहसान कभी नहीं भूलते थे। वो अपने खर्च के लिए थोड़ा सा रुपया निकालकर बाकी सब उन्हें भेज देते थे। इसी समय तिलक और आगरकर आदि देशभक्तों ने पूना में दक्खन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी के अंतर्गत बहुत से स्कूल थे। जो व्यक्ति इस सोसाइटी में शामिल होता था उसे प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी कि वो 20 वर्ष तक इसमें काम करेगा और कभी भी 75 रुपए प्रतिमास से अधिक वेतन नहीं मांगेगा। गोपाल भी इस सोसाइटी के सदस्य बन गए। कुछ ही दिनों बाद वो फर्ग्यूसन कॉलेज में अंग्रेजी और गणित भी पढ़ाने लगे। कभी कभी उन्हें इतिहास और राजनीति भी पढ़ानी पड़ती थी। इससे उनकी बहुमुखी प्रतिभा का पता चलता है। उनकी प्रतिभा के और नए नए आयाम हम देखेंगे, लेकिन इस एक देशभक्ति गीत को सुनने के बाद। बलिवेदी पर हंस करके निज शीश चढ़ाने वाले हैं, बलिवेदी पर हंस करके निज शीश चढ़ाने वाले हैं। हम मातृभूमि के सैनिक हैं। केसरिया बाना पहन लिया, तब फिर प्राणों का मोह कहाँ। जब बने देश के सन्यासी, नारी बच्चों का छोह कहाँ। केसरिया बाना पहन लिया, तब फिर प्राणों का मोह कहाँ। जब बने देश के सन्यासी, नारी बच्चों का छोह कहाँ। जननी के वीर पुजारी है, सर्वस्व लुटाने वाले हैं। जननी के वीर पुजारी है, सर्वस्व लुटाने वाले हैं। बलिवेदी पर हंस करके निज शीश चढ़ाने वाले हैं, बलिवेदी पर हंस करके निज शीश चढ़ाने वाले
देश प्रेम की रंगत में रंग गया हमारा यह जीवन, उसके ही लिए समर्पित है सब कुछ अपना यह तन मन धन। आगे को बढ़ा चरण रण में पीछे न हटाने वाले हैं, आगे को बढ़ा चरण रण में पीछे न हटाने वाले हैं। बलिवेदी पर हंस करके निज शीश चढ़ाने वाले हैं, बलिवेदी पर हंस करके निज शीश चढ़ाने वाले हैं। हम मातृभूमि के सैनिक हैं। संतान शूरवीरों की है, हम दास नहीं कहलाएंगे। या तो स्वतंत्र हो जाएंगे या रण में मर मिट जाएंगे। संतान शूरवीरों की है, हम दास नहीं कहलाएंगे। या तो स्वतंत्र हो जाएंगे या रण में मर मिट जाएंगे। हम अमर शहीदों की टोली में नाम लिखाने वाले हैं, हम अमर शहीदों की टोली में नाम लिखाने वाले हैं। बलिवेदी पर हंस करके निज शीश चढ़ाने वाले हैं, बलिवेदी पर हंस करके निज शीश चढ़ाने वाले हैं। हम मातृभूमि के सैनिक हैं, आजादी के मत वाले हैं। हम मातृभूमि के सैनिक हैं, आजादी के मत वाले हैं। बलिवेदी पर हंस करके निज शीश चढ़ाने वाले हैं, बलिवेदी पर हंस करके निज शीश चढ़ाने वाले हैं। हम मातृभूमि के सैनिक हैं। जब गोखले न्यू इंग्लिश स्कूल में अध्यापक थे, तभी उनका परिचय न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे से हुआ। इसकी भी एक विचित्र कथा है। न्यू इंग्लिश स्कूल में एक विशेष समारोह हो रहा था। पूना के सभी प्रमुख नागरिकों को आमंत्रित किया गया था। गोखले स्कूल के प्रवेश द्वार पर खड़े थे और लोगों से टिकट ले लेकर उन्हें अंदर जाने देते थे। तभी एक व्यक्ति ऐसा आया जो अपना टिकट घर पर ही भूल आया था। गोखले ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। उसने लाख समझाया कि मैंने टिकट खरीदा है, लेकिन गोखले को अपना कर्तव्य प्यारा था। उन्होंने उस व्यक्ति को भीतर जाने की आज्ञा नहीं दी। तभी गोखले के एक साथी ने वहां आकर उस व्यक्ति का परिचय कराया। वो न्यायमूर्ति रानाडे ही थे। आगे चलकर तो गोखले रानाडे के साथ ही प्रमुख शिष्य बन गए। कुछ ही दिनों बाद रानाडे ने गोखले जी को पूना की सार्वजनिक सभा का मंत्री बना दिया। उन दिनों सार्वजनिक सभा भारत की एक प्रमुख राजनीतिक संस्था थी। उसके पत्रों का बंबई सरकार हमेशा उत्तर दिया करती थी। इन पत्रों का मसवदा भी गोखले जी ही तैयार किया करते थे। इतना काम होते हुए भी श्री गोखले सुधारक पत्र के लिए हर सप्ताह अंग्रेजी में लेख लिखा करते थे। जब गोखले जी को इन लेखों का पारिश्रमिक देने की बात उठी तो उन्होंने उसे लेने से साफ इनकार कर दिया। इस प्रकार उन्होंने शुरू से ही त्याग और निस्वार्थ सेवा का परिचय देना शुरू कर दिया था। सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। सार्वजनिक सभा के नाते गोखले जी का संबंध इस राष्ट्रीय सभा से भी बढ़ने लगा। बंबई कांग्रेस में गोखले जी ने पहली बार भाषण दिया। 1896 में गोखले जी सर दिनशा वाचा के साथ वेल्बी कमीशन के सामने गवाही देने इंग्लैंड गए। ये कमीशन हिंदुस्तान के खर्च की जांच करने के लिए बैठाया गया था। अपनी गवाही में गोखले जी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि हिंदुस्तान की आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा अफसरों के वेतन और पेंशनों में खर्च हो जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर वहां बहुत कम खर्च होता है। वहां भारतीयों का नहीं, ब्रिटेन के लोगों का ही ध्यान रखा जाता है। गोखले जी की इस गवाही की चारों ओर बहुत प्रशंसा हुई। इंग्लैंड जाकर गोखले जी का दृष्टिकोण और भी बदल गया। वो स्त्री समाज की स्वतंत्रता देखकर चकित रह गए। श्रोताओं, भारत की दशा और दिशा सुधारने के लिए आगे गोखले जी ने क्या क्या किया, ये जानेंगे इस एक देशभक्ति गीत को सुनने के बाद। वतन
श्रोताओं, एक बार गोपाल कृष्ण गोखले के गांव के सब लड़के इकट्ठे होकर कबड्डी खेल रहे थे। एक दल में गोखले जी थे और दूसरे में उनके बड़े भाई गोविंद। जब खेल जोरों पर था तो गोविंद ने धीरे से गोखले जी के कान में कहा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम मुझे जीत जाने दो। गोखले जी ने तुरंत उत्तर दिया, देखो भाई, तुम कहो तो मैं खेल छोड़कर चला जाऊं, लेकिन मैं अपने साथियों को धोखा नहीं दूंगा। न्याय प्रियता की इस भावना ने जो उनके मन पर बचपन से जमकर पैठ बनाई, मृत्यु तक उनका साथ नहीं छोड़ा। 1905 में गोखले जी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा काम किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून को भारत सेवक समिति यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। राजनीतिक शिक्षा और आंदोलन, जातीय एकता, दलित जातियों का सुधार, स्त्री शिक्षा और दीन दुखियों की सेवा आदि इस समिति के मुख्य उद्देश्य थे। यह समिति आज भी काम कर रही है। 1908 में वाइसराय मिंटो और भारत मंत्री मार्ले के शासनकाल में भारत में जो सुधार कार्य किए गए, वे भी गोपाल कृष्ण गोखले के प्रयत्नों का ही फल थे। शिक्षा प्रसार गोखले जी के जीवन का सबसे बड़ा काम था, इसलिए उन्होंने काउंसिल के सामने अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा बिल पेश किया। श्रोताओं, ये पास तो नहीं हुआ, लेकिन इससे जनता में बहुत जागृति फैली। गोखले जी ने दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों की दुर्दशा के संबंध में भी वाइसराय की काउंसिल में आवाज उठाई। 1912 में वो महात्मा गांधी के निमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका भी गए। वहां उन्होंने 3 सप्ताह रहकर भारतीयों की समस्याएं सुलझाने का घोर प्रयत्न किया। वहां उन्होंने ऐसे जोशीले भाषण दिए कि लोग चकित रह गए। अफ्रीका में वो जहां भी जाते, महात्मा गांधी उनके साथ रहते। वो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानने लगे थे। अफ्रीका की सरकार ने गोखले जी को बहुत से आश्वासन दिए, लेकिन उनके लौट आने के बाद उसका पालन नहीं किया। श्रोताओं, 19 फरवरी 1915 को इस महान नेता का देहांत हो गया। वो कितने महान थे, ये गांधी जी के शब्दों में सुनिए। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के जितने गुण होने चाहिए, वे सब मैंने उनमें पाए। उनमें बिल्लौर की सी स्वच्छता, मेमने की सी नम्रता, शेर की सी वीरता थी, और दया तो इतनी थी कि वो एक प्रकार का दोष हो गई थी। गोखले राजनीतिक क्षेत्र में मेरे सबसे ऊंचे आदर्श थे और अब तक हैं।